नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरी पिछली वीडियो समझ आ गई होगी जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझाया था, प्रतिबल और विकृति। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रतिबल और विकृति कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं क्या होता है प्रतिबल और विकृति। तो डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, ये एक इलास्टिक है, मैं इसे खींचता हूं, ठीक है, और जब मैं यहां से इसे छोड़ता हूं तो ये वापस आ गई। मैं यहां तक खींचा था और ये वापस आ गई। तो कुछ तो है जो इसे वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि न्यूटन चाचा जी क्या कह गए हैं, बिना जब तक फोर्स नहीं लगती कोई भी बॉडी अपना मोशन चेंज नहीं कर सकती। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वापस छोटी कैसे हुई, यानी कोई ना कोई फोर्स जरूर लगी है। ऐसा ही जब मैं स्केल को ऐसे बेंड करता हूं और अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये वापस सीधा हो गया। ये देखिए, था ऐसे, मैंने पकड़ा हुआ है और जैसे ही मैंने छोड़ा ये वापस सीधा हो गया। तो कुछ तो है जो इसे वापस से सीधा कर रहा है। वो क्या है? वही हमारा स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो थी किताबी भाषा, अच्छी है पर कभी कभी हम याद नहीं रख पाते, तो इसलिए सरल कर लेते हैं इसे। तो क्या होता है प्रतिबल? तो वो किसी बॉडी का अंदरूनी प्रतिरोध है जब उसे कोई हानि पहुंचाई जाती है, कोई क्षति पहुंचाई जाती है। तो क्या चीज है ये? ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, एक मैक्स प्रो भाषा छोटी सी आपको दी थी। छोटी होती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, पर हमें याद दिला देती है क्या है। तो क्या होता है प्रतिबल? बदला, ठीक है, बिल्कुल जैसे बदला होता है। आप पहले बदला नहीं ले सकते। बदला कब होता है? जब कोई आप पे वार करता है, तभी बदला लिया जा सकता है। इक्वल और अपोजिट होता है। जैसे बचपन में क्या हुआ करता था कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, तो आप भी उसकी क्या करो, पेंसिल तोड़ दो, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट। पेंसिल तोड़ी है तो पेंसिल तोड़ो, बिल्कुल ऑपोजिट और इक्वल है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन है हमारा विकृति, यानी कि कितनी हानि पहुंची है, कितनी क्षति पहुंची है। जैसे ये बॉडी थी आपकी, और अगर आप इसको कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हुआ, छोटी हो गई। तो इतना हिस्सा ये वाला जो था, ये क्या हुआ है, चेंज इन लेंथ आ गई। इसे हम कहेंगे डेल्टा एल। और अगर इसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेन। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये कितने तरह के होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और शेयर। नॉर्मल के दो सब कैटेगरी होती हैं उसमें, एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल और एक होता है बेंडिंग नॉर्मल। डायरेक्ट नॉर्मल भी दो प्रकार के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इन दोनों में बस फ़र्क ये होता है कि फोर्स कैसी लग रही है, बाकी सब फॉर्मूला सेम होता है। शेयर की बात करें तो उसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है डायरेक्ट शेयर, दूसरा होता है टॉर्शन। नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन क्या होते हैं? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जैसे अगर मैं इधर चला, मैं उधर चला करूंगा तो नॉर्मल नहीं होगा। लोग भी कहेंगे नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कब होंगे? जब हम सीधे चलेंगे, यानी कि धरती के बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। अगर किसी सरफेस पे कोई फोर्स लगती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो वो फोर्स को क्या कहेंगे हम? नॉर्मल कहेंगे। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन नॉर्मल फोर्स की वजह से लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये एक बॉडी ले रखी है मैंने, एक वस्तु है, क्यूबॉइडल शेप है इसकी, 3D में है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ फोर्स लगी हुई है, इस तरफ फोर्स लगी हुई है, दो फोर्स लगी हुई है। दोनों कैसे? टेंसाइल हो गया ये, क्योंकि खींचने की कोशिश कर रही है। लेंथ इसकी L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है? आप सिस्टम में से किसी बॉडी को उठा लीजिए, या उस बॉडी का कोई पार्ट उठा लीजिए और उसको फ्री कर दीजिए, उस सिस्टम से मुक्त कर दीजिए, और उस पर वो सारी तमाम फोर्स लगा दीजिए, ताकि वो जिस स्टेट में पहले थी उस स्टेट में रहे। जिस स्टेट में से क्या मतलब है? अगर रेस्ट में थी रेस्ट में रहे, मोशन में थी मोशन में रहे। तो ऐसे ही हमने स्ट्रेस पता लगाने के लिए क्या करा, इसका एफबीटी कर दिया, ऐसे क्रॉस सेक्शन काट लिया है। ये मैंने काटा है, इसका इधर वाला हिस्सा यहां पर है, इसका इधर वाला हिस्सा यहां पर है। अब क्योंकि इस पे इधर फोर्स लग रही थी, मैंने इधर फोर्स लगा दी, और इस पर इधर फोर्स लग रही थी, मैंने इधर फोर्स लगा दी। अब अगर एक तरफ फोर्स लग रही है तो क्या ये बॉडी यहां पर टिकी रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये उस तरफ जाने की कोशिश करेगी। यही होता है फोर्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा है। फोर्स अगर एक तरफ लगी है तो वो उधर ले जाने की कोशिश करेगी। पर क्या ये बॉडी जा रही थी कहीं पर? ये नहीं जा रही थी, यानी कि कोई ऐसी ताकत थी जो इसे इधर पुश कर रही थी। वो क्या है? वही स्ट्रेस है। तो वो देखिए, यहां पर एक फोर्स लगेगी जो किसके बराबर होगी? इस वाले F के बराबर होगी। पर क्या ये फोर्स सिर्फ एक बिंदु पर लग रही होगी? नहीं,
ऐसा ही जब मैं ये फोर्स लगा रहा था तो मैंने एक बिंदु पर नहीं लगाया, ये पूरे एक सरफेस पर लगाया था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मेटल का पीस चिपका सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, और वो क्या करेगा, जब वो खींचेगा तो इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगाएगा। ऐसे ही जब फोर्स लगती है तो किसी एक बिंदु पर ना लग के वो पूरे के पूरे एरिया पर फैली होगी, और छोटी छोटी ऐसे फोर्स लगी होंगी इस डायरेक्शन में। उस सबको आप कंबाइन कर दोगे तो एफ आ जाएगा। ये क्योंकि पूरे एरिया पर फैली हुई है तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल सकते हैं। पर प्रेशर इसे क्यों नहीं बोलते, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ये इंटरनल है। प्रेशर क्या होता है, जो बाहर से ताकत लगाते हैं, इंटरनल लगा हुआ है तो इसका हमने नाम दिया गया है स्ट्रेस। तो इस तरफ फोर्स लगी हुई है, ये ऐसे ही इस वाले सरफेस पे होगा। जब हम इसे इधर फोर्स खींच रहे हैं तो इसका ये वाला जो पीछे जो सरफेस है इस पे उधर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर ऐसा ना लगे तो ये बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो इसलिए हम इस पे फोर्स लगा देंगे इस तरफ, और ये भी किसके बराबर होंगी, ये भी इस एफ के बराबर होगी। ठीक है, तभी ये बॉडी यहाँ पर रुक पाएगी। तो ये जो फोर्स लग रही है ये किसने लगाई, हमने लगाई, हमने नहीं लगाई, ये बॉडी ने खुद लगाई। इसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी, यानी कि खुद से ही जो बॉडी अपने आप फोर्स लगा रही है वो क्या है, उसका स्ट्रेस है। तो अब ये सवाल आ जाता है कि इस वाले सरफेस पे तो अभी बताया कि इस तरफ फोर्स लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, और क्योंकि ये वाला सरफेस जो है ये भी यही वाला सरफेस है, हमने यहाँ से काटा था, तो इस पर इधर फोर्स लग रही है। तो अब इस वाले जो सरफेस है बीच का, उस पर फोर्स किधर लग रही है, ठीक है, किस तरफ उधर स्ट्रेस आ जाता है, ये बिल्कुल सवाल आ जाता है। तो अगर हम सिर्फ इस वाले सरफेस का एफबीटी बना दें, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल दें, वो सरफेस मैंने बना दिया है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगी, इधर या इधर। तो अगर आप इसे भी अलग से बाहर निकाल देंगे तो इस पर भी दो तरफ फोर्स लग रही होगी, इस वाले सरफेस पे, इस तरफ और इस तरफ। अब ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अगर एक तरफ फोर्स हम लगा लें किसी तरफ तो ये सरफेस उधर जाने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता, ये सरफेस अपनी जगह टिका हुआ है। क्यों, क्योंकि इस पर इधर भी फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या फिर सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। दोनों बिल्कुल सेम ही है, दोनों में बस फर्क ये है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरह है। अगर फोर्स बाहर की तरफ लगी हुई है तो टेंसाइल हो गया, और इसे हम फिर प्लस मानेंगे। अगर फोर्स अंदर की तरफ लगी हुई है तो उसे हम कंप्रेसिव या माइनस मानेंगे। तो दोनों को निकाला कैसे जाता है, स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक अल्फाबेट स्मॉल सिग्मा से। सिग्मा इस तरह बनता है, तो सिग्मा क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपको भी पता है, पर इसे हम स्ट्रेस बोलते हैं क्योंकि इंटरनल है। तो फोर्स जो लग रही थी, किस एरिया पर लग रही है ये फोर्स, एरिया पर ए है उसका, तो एफ अपॉन ए स्ट्रेस आ गया। और स्ट्रेन क्या हो गया, कितना आपका डिफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि डेल्टा एल। डेल्टा एल से अगर ये लंबा हो गया है, बढ़ गया है, तो अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन आ गया है उसका। ऐसे ही कंप्रेसिव में क्या होगा, जब ये कंप्रेसिव है तो स्ट्रेस एफ अपॉन ए, यानी कि ये वाली फोर्स और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेन क्या हुआ उसका, जितना वो चेंज हुआ है, जब आपने इसे पिचकाया, दबाया, तो ये इतना छोटा हो गया, तो ये क्या है उसकी डेल्टा एल। डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपका स्ट्रेन आ गया। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जो मैं मॉडल बनाकर डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं, क्या उससे ज्यादा कुछ समझ आता है, या आप कुछ चाहते हैं कि ऐसा ना करो, या सुधार कुछ चाहते हैं, तो कृपया मुझे वो जरूर बताएं, क्योंकि इससे आगने वाली जो वीडियोस हैं वो बेहतर हो पाएंगे और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपका फीडबैक देने के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद।